हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल प्रभात एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा गति के समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो छूट जाएगा और इस वजह से आपको पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है गति के समीकरण। तो यहाँ पे हम देखेंगे गति के समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, गति के समीकरण, ठीक है। तो गति के समीकरण, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो गति के समीकरण जो हैं वो 3 समीकरण हैं। ठीक है, कितने समीकरण हैं? 3, जिसमें से पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति के समीकरण हैं। इन 3 गति के समीकरणों से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। हम यहाँ पर इसका डेरिवेशन कैसे होगा, यहाँ पर 2 विधियों द्वारा इनका डेरिवेशन किया जाता है, इसका निगमन किया जाता है। एक है नंबर 1 ग्राफीय विधि और दूसरी है कलन विधि। ग्राफीय विधि में ज्यामिति का प्रयोग करके, ग्राफ का प्रयोग करके हम इसका निगमन करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। और कलन विधि में जो समाकलन के सूत्र हैं, समाकलन के नियम हैं, समाकलन के नियमों का प्रयोग करके हम गति के समीकरणों का निगमन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बात इसके बैकग्राउंड में करें तो गति के समीकरण जो हैं वो एक महान जो हमारे फिजिशियन थे आइजैक न्यूटन। ओके, तो आइजैक न्यूटन ने गति के समीकरण तीनों दिए थे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये आपने देख लिया, सबसे पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, गति के समीकरण को 2 विधियों से ज्ञात किया जा रहा है, ग्राफीय विधि और कलन विधि। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि के द्वारा गति के समीकरण को किस तरीके से निगमन किया गया है। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण को निगमन किया गया है। तो ग्राफीय विधि, ग्राफ जो है आपके सामने बना हुआ है स्क्रीन पर, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक वीटी ग्राफ है। ठीक है, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हिंदी में से कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी हिंदी में से कहते हैं वेग समय ग्राफ। ओके, वेग समय ग्राफ के द्वारा हम यहाँ पे सबसे पहले गति के समीकरण को सिद्ध करने वाले हैं। तो इसमें आप देखिए, मान लेते हैं कोई ये ग्राफ बना हुआ है वीटी टाइम ग्राफ। वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है इस तरीके से, जो ये स्लोप होता है, तो ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? तो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है वीटी टाइम ग्राफ जो है। एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, जो वेग परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो बना हुआ है ये ए है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता दें, आप देखिए थोड़ा सा चित्र में, ये कोई वस्तु जो है वो उसकी इनिशियल स्पीड यानी कि प्रारंभिक जो वेग है उसका वो u है, और u वेग से a एक्सेलरेशन के साथ वो चलना शुरू करती है, और उसका अंतिम वेग जो है वो v हो जाता है। कब? t समय पश्चात। मतलब कोई वस्तु u वेलोसिटी से अगर a एक्सेलरेशन के साथ गति करती है तो t समय पश्चात उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है?
v हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको चित्र में इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। ये आपको साफ दिख रहा है, ये यहाँ पे समय है इस तरफ जो जा रहा है, ठीक है, और ये वेग है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये शुरुआती वेग u है और ये अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, ठीक है। ये जो टाइम, ये देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, तो ये टाइम है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम होगा, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये है u है, ये प्रारंभिक वेग है, शुरुआती वेग है। तो इस तरफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या होगा, शुरुआती वेग होगा, ठीक है। अब हम अपने सबसे पहले समीकरण पे चलते हैं कि उसको कैसे ड्राइव करना है। कि देखिए, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a से चलना शुरू करती है। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, और ये अपने प्रारंभिक वेग u से a एक्सीलरेशन के साथ चलना शुरू करती है, और t टाइम के पश्चात ये वस्तु जो है वो पहुंच जाती है कहाँ पे, आपका v वेग पर, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन तो अभी भी a है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही कि जो गति के समीकरण है वो हमेशा तभी काम करते हैं जब आपका एक्सीलरेशन यानी कि आपका त्वरण नियत होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, ये क्या आ गया, ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग u है, तो यहाँ पे इसका अंतिम वेग v है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है वो 0 है, लेकिन यहाँ पे t समय पश्चात यानी यहाँ पे जो टाइम है वो है t है, यानी समय क्या है, t है। तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a से चलना शुरू करती है, तो t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, ठीक है। तो गति का जो सबसे पहला समीकरण है उसमें हम इस बात को दर्शाएंगे कि क्या होता है, अगर प्रारंभिक वेग u है तो t = 0 है। चित्र में हमने जैसे अभी आपको बताया कि CD जो है वो CD और AO बराबर है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कहाँ गया, ये CD जो है यहाँ से लेकर के ये वाला जो है ये यहाँ तक, ये इसके बराबर है, मतलब अगर ये u है तो ये भी u है, ठीक है। सेम टू सेम अगला जो समीकरण उसमें देखिए, ये जो है टाइम यहाँ से ये भी इसके बराबर है, ठीक है। ये एक आयत बन गया और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ओके। तो यहाँ पे t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, तो t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो गया। ये जैसा हमने यहाँ पे बताया प्रारंभिक वेग u हुआ, तो t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो गया, ठीक है। अब हम जानते क्या है कि हम जानते हैं कि जो वेग समय की ढाल है, यानी कि जैसा हमने अभी आपको बताया कि इस तरीके से अगर ये v t ग्राफ है, तो इसका जो ये स्लोप होगा ये आपका a होगा, ये आपका त्वरण होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल से वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है, ठीक है। तो वस्तु का त्वरण जो है a = वो क्या होगा आपका, यहाँ पे वेग में परिवर्तन, ओके, बटे समय अंतराल। बात समझ आई। अब वेग में परिवर्तन जो है यहाँ पे cv है। cv कैसे, मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अपॉन में क्या आ जाएगा, समय, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे समय, ये क्या है, वेग में परिवर्तन है। जब भी हमें दो चीजों के बीच में अंतर निकालना होता है तो हम अंतिम चीज से जो पहले वाली चीज है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे अंतिम वेग में से हमने प्रारंभिक वेग को घटा दिया, और चूंकि त्वरण है तो समय के साथ होता है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे हम आपको वापस अगर चित्र पे लेकर के चलते हैं, ठीक है, ये चित्र आ गया। तो देखिए यहाँ पे अंतिम वेग जो है वो v है और प्रारंभिक वेग u है। यहाँ पे देखिए अंतिम वेग जो है cv है और प्रारंभिक वेग cd है, यानी cv माइनस
सी डी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये क्या लिख दिया, बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। अब ये समीकरण आपको समझ में आया, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब ये t यहाँ पे भाग में है तो ये t यहाँ पे जाके गुणा में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, at बराबर v माइनस यू। और इसके बाद ये जो u है ये इस साइड ऋण में है, माइनस में है, तो उस तरफ जा करके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, और ये आपका पहला गति का समीकरण ग्राफ के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका सिद्ध हो गया। अच्छा मैं सॉरी पीछे सही है, ये यहाँ पे मैं मुझे लगा, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण जो है वो प्रूव हो गया। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं गति के दूसरे समीकरण की। गति के दूसरे पहला समीकरण आपने देख लिया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे ये आपकी v की वैल्यू आपको मिल गई। इसके बाद हम गति का द्वितीय समीकरण देखें तो गति का द्वितीय समीकरण जो है गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए औसत दूरी अगर हम ज्ञात करेंगे, औसत दूरी अगर हम ज्ञात करेंगे तो औसत दूरी यानी एवरेज डिस्टेंस जो है वो क्या निकलेगी, दोनों जो प्रारंभिक वेग है और जो अंतिम वेग है उसको जोड़ करके हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी चीज़ का औसत जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल क्वांटिटीज को ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो हमने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे अगर जब हमें कुल विस्थापन ज्ञात करना है तो कुल विस्थापन क्या होता है, औसत दूरी गुणे समय। ठीक है, औसत दूरी गुणे समय, टी यहाँ पे समय है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टी यहाँ पे समय है। तो कुल विस्थापन हम निकालेंगे। अब कुल विस्थापन हम निकालेंगे तो कुल विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, औसत दूरी क्या है, ये आपकी दी हुई है ऊपर, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर अगर हम जो v की वैल्यू पहले समीकरण में हमने निकाली है उसको पुट कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, ये समझ में आया। हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, जो पहले समीकरण हमने निगमन कर चुके हैं, जो पहला समीकरण हम ड्राइव कर चुके हैं, उस समीकरण का जो मान है वो हमने दूसरे समीकरण में यहाँ पर रख दिया, यानी कि जो अंतिम वेग है v, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो जब हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमें क्या मिला, u प्लस ए टी प्लस यू प्लस इंटू टी, अपॉन में ये 2 है, तो यहाँ पे ये u और u ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2u, यानी s इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी प्लस 2u। अब हम और यहाँ पे अपॉन में 2 और इंटू टी, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब हम इसमें t का मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हमने s इज इक्वल टू ए टी प्लस 2u अपॉन 2 इंटू टी कर दिया। अब इसके बाद हम अगले इसको यहाँ तक लिख लिया, अगली साइड पे लिख देते हैं। जब हमने यहाँ पे लिखा s इज इक्वल टू ए टी प्लस 2u अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब हमें इस टी का ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो s इज इक्वल टू हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2ut। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर इंटू ut, और यहाँ पे हमने s इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और ये हमारा जो दूसरा समीकरण है वो पूरी तरीके से प्रूफ हो गया।
यानी कि फाइंड हो गया। बात क्लियर हुई? यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल BDOA, ये आपको चित्र देखना पड़ेगा और वापस जाकर के उसको देखना पड़ेगा। इस तरीके से आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं कि औसत दूरी का सूत्र लगाइए और V+U/2 ये औसत दूरी का सूत्र है। औसत दूरी यहाँ पे जो है, ठीक है, और कुल विस्थापन क्या होता है? औसत दूरी गुणे समय। तो औसत दूरी के मान यहाँ पर रख के और समय की वैल्यू T होती है, रखिए, तो उसको यहाँ पर पुट करना है अपन को। पुट करने के बाद कुल विस्थापन को S से दर्शाते हैं हम, तो S बराबर V+U/2 इंटू T। अब यहाँ पे जो V है वो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, V = U+AT। तो V का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? U+AT इंटू +U, तो U और U ऐड हो जाता है तो हो जाता है 2U, और AT यहाँ पर है तो AT + 2U/2 इंटू T। अब T का मल्टीप्लाई जब आप इससे करते हो तो आपको ½ AT² + UT प्राप्त हो जाएगा, और S = ½ AT² + UT, इसको हम प्लस में है चूंकि तो पलट करके लिख सकते हैं S = UT + ½ AT²। बात समझ में आ गई? ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अगले समीकरण पे चलते हैं। ये जैसा कि हमने आपको करके दिखाया। अगला समीकरण है हमारा गति का तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण को हम गति के प्रथम समीकरण की हेल्प से ही सिद्ध करेंगे। इसमें देखिए गति का तृतीय समीकरण जो है उसमें प्रथम समीकरण दिया है जाए V = U+AT। V = U+AT जब हमें दिया हुआ है तो यहाँ से हम T का मान निकाल लेंगे, और T का मान जब हम निकालेंगे तो जो U है वो माइनस में चला जाएगा और A वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो T = V-U/A। तो गतिशील वस्तु द्वारा T समय में चली गई दूरी क्या होगी? तो T समय में जो वस्तु है वो कितनी दूरी चलेगी? तो T समय में जो वस्तु दूरी चलेगी वो क्या हो जाएगा आपका? जिसे S = आप चित्र में देखेंगे तो समांतर भुजाओं का योग उन्हें लंबवत दूरी, चित्र के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं, ग्राफ की मदद से वहां पे आपको देखने में मिल जाएगा। वहां पे आप देखोगे तो जो लंबवत दूरी है वो आपको T दी हुई है, और समांतर भुजाओं का योग, तो एक समांतर भुजा OA और एक समांतर भुजा BD। OA और BD का योग आप करते हो तो OA यानी प्रारंभिक वेग और BD यानी अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे हमें आपसे लिख देता हूं, OA बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग, और BD बराबर क्या है? अंतिम वेग। ओके, और AC जो है आपका समय, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग को U से, अंतिम वेग को V से और समय को T से डिनोट किया जाता है। तो जो मान हमने यहाँ पे रखा उस मान को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, S = ½ इंटू U + V इंटू T, ठीक है। जब हमने ये पुट किया तो T का मान हमने यहाँ पे रखा, T का मान हमने यहाँ पे रखा था क्या? V-U/A। तो T की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी V-U/A। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए अगर हम इस A को और इस 2 को इस तरफ से उठा करके इस तरफ भेज दें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2AS हो जाएगा, क्योंकि हमने A भी हम लेके आए, 2 भी हम लेके आए और S वहां पे पहले से था। ये 2A जो है वहां पे भाग में था तो इस तरफ किस में आ गया? गुणा में आ गया। ओके, तो 2AS = क्या हो गया? B + U और V - U। यहाँ पे आपको साफ साफ देखने में आ रहा होगा A + B और A - B। ये बीजगणितीय सर्वसमीका है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? A² - B², यानी कि 2AS जो हमारा बराबर हो गया किसके? V² - U²। अब ये U² माइनस में है, इसको इस तरफ जब आप भेजोगे तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में, यानी कि V² = क्या हो गया? 2AS + U²। हम इसको पलट के ऐसा भी लिख सकते हैं, V² = U² + 2AS। और इस तरीके से ये आपका गति का जो है तीसरा समीकरण सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा है 2AS = V + U और V - U, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, हमने इसमें A + B और A - B का फॉर्मूला लगाया। A + B और A - B का फॉर्मूला जो सर्वसमीका है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। A + B A - B का फॉर्मूला बहुत बेसिक है, सभी को आता है। A² - B² इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 2AS B + B - U। तो A + B A - B A² - B² का सूत्र से 2AS = V² - U², या फिर इसको हम इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं V² = U² + 2AS। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में
हमने बात की ग्राफीय विधि से जो गति के समीकरण है उनको किस तरीके से उनका निगमन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने ग्राफीय विधि से सारे समीकरणों का निगमन कर लिया है, गति के तीनों समीकरण का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।